एक क्वेश्चन है 12 ग्राम NaCl dissolved in enough water, find the molarity of solution। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? 12 ग्राम NaCl dissolved in enough water, find the molarity। enough water, find the molarity of the solution। मोलैरिटी एंड मोलालिटी दो चीज पढ़े। व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल टू द वॉल्यूम। एंड मोलालिटी क्या होता है? स्मॉल m से डिनोट करें हैं। ये होता है नंबर ऑफ मोल टू द वेट ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट WA। ये आ जाए तो मोलैरिटी के लिए आपको यहाँ से क्या हो जाएगा? WB AB इंटू, तो यहाँ पर बोल रहे 12 ग्राम NaCl dissolved in enough water, ठीक, फॉर मेकिंग 500 ml सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना बनेगा आपका? 500 ml। तो उसका मोलैरिटी क्या होगा? तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? WB AB इंटू V। WB कितना हो जाएगा आपका? देखो B का मतलब क्या हुआ? NaCl, और A का मतलब क्या हो जाएगा? H2O। ये डिसॉल्व किस में हो रहा है आपका? H2O में डिसॉल्व हो रहा है ना, तो H2O क्या हो गया? A। तो WB का वैल्यू हुआ 12 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? NaCl का NaCl का मोलर मास Na का होगा 23, Cl का होगा 35। कितना हो गया? 30 20 50 58। कितना हो गया? 58। तो ये हो जाएगा आपका क्या? 58 इनटू सॉल्यूशन क्या है? 500 ml। तो सॉल्यूशन को आपको ml में नहीं लेना है, आपको किस में कंसीडर करना है? लीटर में। तो 500 ml मतलब क्या हो जाएगा आपको? 0.5 ठीक है। तो किसी भी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है उसका हाफ को जानना। तो यहाँ पर 58 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दैट मीन्स आपका 58 का क्या? हाफ। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 12 डिवाइडेड बाय 21। कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 डिवाइडेड बाय 29, ठीक है। तो ये इसका भी जो भी वैल्यू आएगा आपका, ये इसका मोलैरिटी हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर हो? नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम ग्लूकोज dissolved in enough water to make 1 liter solution। ग्राम ग्लूकोज dissolved in enough water to make 1 liter solution, find the molarity of solution। again molarity is equal to क्या हो जाएगा? WB MB इंटू V। ये हुआ। यहाँ से WB का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 60 ग्राम दिया हुआ है। तो ये 60 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या होता है आपका? C6H12 ठीक। 1 कार्बन 12, 6 कार्बन 72 प्लस 1 हाइड्रोजन 1, 12 हाइड्रोजन 12 ठीक, प्लस 1 ऑक्सीजन 16, 6 ऑक्सीजन 96। तो कितना हो गया आपका? 6 2 8 2 10 180। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 180 इंटू कितना सॉल्यूशन बनाना है? 1 लीटर इंटू 1। तो क्या हो गया आपका? यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 60/80 में 6/18 मतलब 1/3 मतलब 0.33। ये इसका मोलैरिटी हो गया।
क्लियर है? हंड्रेड ग्राम शुगर dissolve in 500 ml water. Molality 100 gram sugar dissolve in 500 ml water. Find the molality of solution. 100 gram sugar dissolve in 500 ml water. Find the molality. मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल टू दी मास ऑफ सॉल्वेंट। ये होता है नंबर ऑफ मोल टू दी मास ऑफ सॉल्वेंट। मीन्स क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा WP डिवाइडेड बाय MD इंटू WA। ठीक है, तो WB का वैल्यू कितना गिवन है आपको? WB की वैल्यू 100। हाँ, WB की वैल्यू, ये WB है तो कितना दे दिया है आपको? 100 डिवाइडेड बाय MB। अब ये है आपका शुगर। शुगर को हम क्या बोलेंगे? शुगर क्या फार्मूला लेंगे शुगर का? O11। क्या हो गया? C12H22O11। तो बताओ C12 का कितना हो जाएगा? 144। 1 कार्बन 12 कार्बन 144। अगेन H22 1 हाइड्रोजन 1 22 हाइड्रोजन 22। 1 ऑक्सीजन 16 11 ऑक्सीजन 176। टोटल 4 6 10 12 2 1 7 7 14 4 1 3 342। then mass of molar mass of sugar is 342 into WA is mass of solvent। solvent क्या है यहाँ पर? water। mass of water is 500 ml, that is volume। and what about mass? 500 ml water means 500 ग्राम। एब्सोल्युटली करेक्ट, 500 ग्राम। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 500। कैलकुलेट करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाय 342 इंटू 5। तो ये निकल गया इसका क्या? मोलैलिटी। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पर देख लिए 3 क्वेश्चन मोलैलिटी के और 2 क्वेश्चन आपके मोलैलिटी के। तो क्लियर हुआ मोलैलिटी और मोलैलिटी। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। मोलैलिटी कैपिटल M से डिनोट करेंगे, मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट करेंगे। मोलैलिटी क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एंड मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट मींस WA के बारे में बात की। यहाँ पर आपका नंबर ऑफ मोल निकला, तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है? गिवन मास टू दी मोलर मास। हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूट क्या हुआ? B। तो यहाँ पर WB और MB। क्लियर है? तो मोलैलिटी है मोलैलिटी। अगेन कल का क्वेश्चन और देखते हैं वापस से। व्हाट इज दी मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर? 55.5। ठीक है, जीके का क्वेश्चन बनेगा, हेड न्यूमेरिकल से सॉल्व करना है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कितना होता है मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर? 55.5। कैसे निकाले मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर? कैसे निकाले? मोलैलिटी का फार्मूला क्या होगा? ये वाला बोला, नंबर ऑफ मोल टू दी वॉल्यूम। ठीक है, अब हमको पता नहीं है कि वाटर का वॉल्यूम कितना गिवन है, वाटर का मास कितना है। ठीक है, तो हम लोग अपने से ले लिए कि 1 लीटर का, तो 1 लीटर में भी जितना वॉल्यूम होगा उतना मास होगा। ठीक है, आधा लीटर लेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में मास होगा। ठीक है, तो उसके मोलैलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप आधा लीटर लो, चाहे 1 लीटर लो, चाहे 2 लीटर लो।
समझ में? तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या ले लिया, वॉल्यूम कितना ले लिया, 1 लीटर ले लिया। तो नंबर ऑफ मोड कितने हो जाएंगे उसके, ये निकाले थे नंबर ऑफ मोड किसके, तो ये हो जाएगा आपका क्या, WB टू दी MB इंटू, ठीक है। तो WB का वैल्यू कितना आया था, अब देखो नहीं पता, यही चीज फिर से कंफ्यूज हो गया, भूलिए। तो मैंने क्या बोला, आपको नहीं पता कि वाटर कितना लिया हुआ है, तो हम लोगों ने क्या लिया 1 लीटर, और 1 लीटर का मास कितना होगा 1000 ग्राम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर WB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास, H2O का मोलर मास कितना होगा 18, H2O ये है क्या चीज H2O, तो H2O का मोलर मास क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। तो 18 इंटू वॉल्यूम कितना लिए 1, तो ये आपका क्या हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 18 मींस 500 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका 55.5 मिल जाएगा। क्लियर हुआ? यस एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैल्शियम सल्फेट कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, कैल्शियम सल्फेट का पहले मास निकालना है। तो कैल्शियम सल्फेट का मास निकालने के लिए हमको किसका किसका मास निकालने की जरूरत पड़ेगा, कैल्शियम का, सल्फर का और ऑक्सीजन का। तो कैल्शियम का मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 होता है, तो मास कितना होता है इसका 40। सल्फर का 16 होता है, मतलब 32, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है 4 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 40 प्लस 32 प्लस 64, तो कितना हो गया 6 और ये 136। तो कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 136। अब डिफरेंट एलिमेंट का आपको मास परसेंटेज निकालना है, तो मास परसेंट ऑफ कैल्शियम, मास परसेंट ऑफ कैल्शियम, तो क्या हो जाएगा मास ऑफ कैल्शियम टू बी टोटल मास। तो मास ऑफ कैल्शियम कितना है आपका 40 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 136 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा आपका 4 10 हो गया, 4 3 12, 1 4 4 इंटू 100, अगेन ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका 500 डिवाइडेड बाय 70 इज इक्वल टू 17 टू 34, बच गया आपका 16, 160 हो गया, 17 9 जा 153, बच गया कितना 7 के साथ 17 4 जा 68, तो ये आ जाएगा। कैल्शियम का परसेंट कितना है आपका 29.4%। ऐसे ही मास परसेंट ऑफ सल्फर निकालेंगे, तो मास परसेंट ऑफ सल्फर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 32 डिवाइडेड बाय 136 इंटू 100, ये भी काटेंगे तो कितने बार चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 8 टाइम्स और ये चला जाएगा आपका 34 टाइम्स, ठीक है। एक बार और कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 70, तो ये हो जाएगा आपका 400 डिवाइडेड बाय 70, तो ये हो जाएगा 17 2 जा 34, बचा कितना 6 के साथ 60 हो गया, 17 3 जा 51, बच गया 9 और फिर 90 हो जाएगा, 17 5 जा 85, तो 23.5%। तो कैल्शियम का कितना हुआ, कैल्शियम का कितना 29.4%, सल्फर का कितना हुआ 23.5% एंड रेस्ट ऑक्सीजन का। तो अब ऑक्सीजन को निकालने की जरूरत नहीं है, अब इन दोनों को प्लस कर दो, 100 में माइनस कर देंगे, तो रेस्ट जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा ऑक्सीजन का हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे क्या, मास परसेंटेज। क्लियर है? Yes. तो एक आध क्वेश्चन मास परसेंट के रहते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके मोलैरिटी के रहेंगे या मोलैरिटी के रहेंगे। तो मास परसेंट, मोलैरिटी, एक होता है आपका क्या, मोलर फ्रैक्शन, एक हो जाएगा क्या आपका मोलर फ्रैक्शन। ठीक, मोलर फ्रैक्शन क्या होता है, डन। मोलर फ्रैक्शन, मोलर फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं हम लोग एक से, और ये होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो एन बी और ये हो जाएगा एन ए प्लस आपका एन बी। अगर बी का मोलर फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, अगर ए का मोलर फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो एन ए डिवाइडेड बाय आपका एन ए प्लस ए। इस रिलेटेड इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, दिया रहेगा आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एक देखते हैं हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक, एक देखते हैं क्या मतलब स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। तो उसमें आपका क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक मतलब आपका क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ मास। ठीक है, किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, उसको कैलकुलेट करना आपका क्या कहलाता है, आपका स्टोइकियोमेट्रिक। एक क्वेश्चन है, for 1 mole of for combustion of 1 mole of ethane, ठीक है, combustion of 1 mole ethane कितने मोल्स देंगे CO2 और H2O के, how many mole produced of CO2 and H2O for complete combustion of 1 mole ethane। ठीक है, या calculate the number of mole of CO2 in H2O for complete combustion of ethane। Calculate number of mole of CO2 and H2O for complete combustion of ethane। Calculate the number of mole of CO2 and H2O for complete combustion of ethane। तो what is the formula of ethane? Formula of ethane C2H6। इसके कंबस्टन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ये क्या देगा आपको, CO2 देगा और H2O देगा। अब इक्वेशन बैलेंस करते हैं, यहाँ पर कितने कार्बन दिख रहे हैं, दो। तो पहला काम ये है कि आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2 CO2 लगा देंगे। क्लियर, यहाँ से 2 CO2 हुआ तो ऑक्सीजन कितने होंगे, 4, और इधर 1 5, इधर कितने 2। अब इसको 5 तो बना नहीं पाएंगे। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो यहाँ पर लगा देंगे हम क्या, तो 3 2 6, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, कार्बन कितने हो गए, 2, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं, इधर कितने हो गए, 4, और इधर कितने हो गए, 3, तो 3 और 2 टोटल कितने हुए, 2 2 4, और इधर कितने हो गए, 7 हो गया। तो आपको 7 ऑक्सीजन चाहिए। 7 ऑक्सीजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ ये कर सकते हैं। ये क्या हुआ आपका 7/2 × 2 कितना हुआ, 7। तो 7/2 को 2 करने से ये क्या हो जाएगा आपका 7 ऑक्सीजन, और इधर कितना हो जाएगा आपका 4 इधर और 3 इधर, 7 इधर भी हो गया। ठीक है, बैलेंस कर लिए। अब इसको और देखो, क्या मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, सबको, हाँ
और कुछ अगर मैं इसको 2 अगर मैं इसको लिखता हूँ 2C2H6 प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 7O2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4CO2 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6H2। क्या ऐसा कर सकते हैं? बैलेंस है। देख लीजिए यहाँ पर कितने कार्बन है? 4 इधर कितने कार्बन है? 4। इधर कितने हाइड्रोजन है? 12 है। इधर कितने हाइड्रोजन है? 12 है। इधर कितने ऑक्सीजन है? 14 है। इधर कितने ऑक्सीजन हो गए? 8 और 6 14। बैलेंस हो गया। तो देखो जब बैलेंस करना रहता है तो ये ऐसे करोगे, लेकिन जब भी इक्वेशन लिखते हैं हम लोग तो इक्वेशन के इधर मोलर वाले में उसको हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिखते, उसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन सर तो उससे इथेन के मोल पे कोई फर्क नहीं पड़ा? हाँ क्योंकि वो 2 मोल हो गया ना। हाँ तो ठीक है ना, हमको क्वेश्चन क्या बोला है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इन H2O फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ अच्छा इथेन। कंप्लीट कंबशन ऑफ 1, यहाँ पर मैंने 1 मोल नहीं लिखा, गाइस लिखना चाहिए था। तो इधर ध्यान दो ना, अगर 2 मोल इथेन लग रहे हैं तो 2 मोल इथेन के लिए कितना आया? 4CO2 और यहाँ पर कितना हुआ? 6H2O। अगर मैं एक इथेन की बात करूंगा तो एक इथेन में कितना हो जाएगा? 2CO2 और 3H2O हो जाएगा। बस यही तो पूछा था। तो क्या बोला था? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2। तो CO2 का रिक्वायरमेंट कितना हुआ? 4 और H2O का रिक्वायरमेंट कितना हुआ? 6। CO2 कितना हुआ? 4 और H2O कितना हुआ? 6। ये कितने मोल के लिए? 2 मोल ऑफ इथेन। ठीक है, तो 2 मोल ऑफ इथेन रिक्वायर्स गिव्स 6 मोल ऑफ CO2 एंड 6 मोल ऑफ H2O। क्वेश्चन में बोला है ऑफ इथेन बोला है, यहाँ पर बोला नहीं है। इसका मतलब क्या है? 1 मोल। तो 1 मोल के लिए कितना आ जाएगा आपका? 2CO2 और 3H2O आ जाएगा। क्या हुआ? समझ में आ गया ना? चलिए अगेन क्लियर करो। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 एंड H2O फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ, यहाँ पर लिख लो 1 मोल ब्यूटेन। 1 मोल ब्यूटेन। 1 मोल ब्यूटेन का कंप्लीट कंबशन करने पर कितने CO2 और कितने H2O मिलेंगे? ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगेन राइट करेंगे। ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है? C4H10। इसका रिएक्शन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्या देगा? CO2 देगा और H2O देगा। ठीक है, यहाँ पर 4 कार्बन है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 4 CO2 बनेंगे। फिर उसके बाद इधर 10 हाइड्रोजन है तो इधर क्या करना पड़ेगा? 5। ठीक है, इधर 2 ही ऑक्सीजन है लेकिन इधर कितने हो गए? 8 और इधर कितने हो गए? 8 और 5 13। ठीक है, तो 13 करने के लिए किसका डबल 13 होगा? 13 किसका डबल? 6.5 का। तो 6.5 को आप क्या लिख सकते हो? 13/2। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? 13/2। अब इस 13/2 को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा? 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? 2C4H10 प्लस 13O2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8CO2 और ये हो जाएगा 10H2O। अभी भी देखेंगे तो बैलेंस में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 मोल ऑफ ब्यूटेन। 2 मोल ऑफ ब्यूटेन गिव्स 8 मोल ऑफ CO2 एंड 10 मोल ऑफ H2O। तो अगर हम सिर्फ C4H10 की बात करें, 1 मोल की बात करें तो 1 मोल कितना देगा? 4 CO2 और 5 H2O देगा। क्लियर है? वैसे भी आपका क्वेश्चन अगर
ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आपको ये पूरा करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यही आपका 1 मोल है, यस सर। यही आपका 1 मोल है। तो 1 मोल कितना दे रहा है, 4 CO2 और 5 H2O। आपको ये अगला स्टेप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आप MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो टाइम पास करने की जरूरत नहीं। हाँ, और सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करना है आपके एनुअल एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो हमको इसको बैलेंस करना पड़ता है। तो किसी भी इक्वेशन पे अगर फ्रैक्शन पे आता है तो उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर देने से इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया? क्वेश्चन हो 10 gram NaOH dissolve in enough water. 10 gram NaOH dissolve in enough water to make 250 ml solution. 10 gram NaOH dissolve in enough water to make 250 ml solution. Calculate molarity. Calculate molarity. 10 gram NaOH dissolve in enough water to make 250 ml solution. Find the molarity of solution. एक होगा WA, एक होगा आपका WB, एक होगा MA, एक हो जाएगा आपका क्या MB, और एक हो जाएगा आपका VA, VB, और एक हो जाएगा आपका क्या V। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में WA दिया है क्या, इनफ वाटर बोला है, वाटर का क्वांटिटी दिया है। अब यहाँ पर दो चीज और, A का मतलब आपका H2O और B का मतलब क्या NaOH। ठीक है, तो A का मतलब क्या सॉल्वेंट, B का मतलब क्या सॉल्यूट। ठीक है, तो WA इनफ वाटर बोला है, कितना है पता है क्या नहीं, और वैसे भी इसका जवाब WB का वैल्यू 10 ग्राम। 10 ग्राम। ये देखिए MA मॉलिक्यूलर मास H2O का कितना होता है आपका 18, हालांकि इसकी जरूरत नहीं। MB NaOH, NaOH का मतलब आपका क्या 23 प्लस 16 प्लस 1 14। ठीक है, तो MB का वैल्यू कितना हो गया, वॉल्यूम VA वाटर का कितना क्वांटिटी है पता है क्या नहीं है, और वैसे भी इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, NaOH का कितना क्वांटिटी है पता है क्या वॉल्यूम में, ग्राम में पता है 10 ग्राम, वॉल्यूम पता है क्या नहीं पता है, और वैसे भी इसकी जरूरत नहीं। अब उसके बाद हम बनाते हैं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का वैल्यू कितना दिया हुआ 250 ml। तो हमको निकालना है क्या मोलारिटी, तो मोलारिटी के लिए हम क्या रखें WB M इंटू V। तो यहाँ से WB का वैल्यू कितना है 10 ग्राम। ठीक है, और MB का वैल्यू कितना है 40 इंटू 0.25। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 10, 0.25 का डबल जीरो यहाँ पर लगा दो, इधर से हो जाएगा 40 इंटू हो जाएगा क्या 25। ठीक है, 25 से इसको कट करेंगे तो 25 4 जा 100 और बच गया 0 डिवाइडेड बाय आपका 40, तो क्या हो जाएगा आपका 1। तो 10 ग्राम NaOH को 250 ml में डिसॉल्व करेंगे तो इसकी मोलारिटी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्लियर है?
20 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड dissolved in enough water to make 200 ml। 20 को आप 2 कर लेंगे, टू ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड dissolved in enough water to make 200 ml solution। फाइंड मोलैरिटी। क्या हो जाएगा इसका मोलैरिटी? फिर से वापस WB AB into B एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा WB कितना 2 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम का हो जाएगा 40 ठीक, और OH कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का होता है 16 तो हो जाएगा 32 और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का 2 तो कितना हो गया 4 और ये 7 तो ये हो जाएगा 74 इंटू 200 ml बोला है तो 0.2 क्लियर। तो क्या हो जाएगा मोलैरिटी आपका? ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 74 इंटू 2 से कट करेंगे तो ये कितना हो गया आपका 10 और फिर कट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका क्या 37 तो 5/37। ठीक है, कैलकुलेशन करने में ना अगर नीचे में प्राइम नंबर आता है तभी आपको प्रॉब्लम है, अगर प्राइम नंबर नहीं आए तो उतना प्रॉब्लम नहीं। प्राइम नंबर नहीं आया तो प्रॉब्लम नहीं, प्राइम नंबर आया मतलब आपको उसी का ही टेबल पढ़ना है। और प्राइम नंबर नहीं है जैसे सपोज आपका जैसे ये 36 हो जाता, क्या हो जाता 36, इसी को देखो मैं बोलता हूँ 5/36 तब इस केस में आपने क्या कर दिया 4 9 जा 36 4 1 जा 4 बचा कितना 1 पॉइंट लगाए 10 हो गया 4 2 जा 8 बचा 2 0 हुआ 4 5 जा 20। इसका मतलब ये 5/36 क्या बन गया 1.25/9। अब फिर 9 का टेबल पढ़ना आसान है तो 9 1 जा 9 फिर यहाँ से ये 0 टाइम गया ठीक है फिर पॉइंट लगाए 12 हो गया 9 1 जा 9 बचा कितना 3 के साथ कितना हो गया 35 9 3 जा तो 5/36 का आंसर कितना आ जाएगा 0.13। कट करना आसान है मतलब आपको नीचे में छोटा वैल्यू है सॉरी नीचे में बड़ा वैल्यू और ऊपर में छोटा वैल्यू है तो नीचे को ही फोन नंबर में पहले कट कर लो ऊपर वाला पॉइंट भी ले लो उसके बाद फिर से एक बार कट कर लो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीचे में ही इस टाइप का नंबर आ गया 37 अब ये 37 किसी से डिवाइड ही नहीं हो सिर्फ 37 का ही टेबल आपको याद होना चाहिए ठीक है। अदरवाइज आपका अगर 10 15 तक का टेबल याद है तो अगर 37 किसी से कटता तो आप बना सकते थे इसको। क्लियर है? और क्वेश्चन लिखते हैं ट्वेंटी ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड dissolved in enough water to make 800 ml of solution। 20 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड dissolved in enough water to make 800 ml of solution। Find the molarity of solution। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 ठीक है तो कितना हो जाएगा आपका 24। क्लोरीन का होता है 35 तो 35 × 2
70, तो कितना बन गया आपका 94। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका WB MB इंटू B। मोलैरिटी आपका क्या मिल गया, WB का वैल्यू कितना है आपका WB 20 डिवाइडेड बाय MB का वैल्यू कितना है 94 ना 70 और 24 94 इंटू वॉल्यूम कितना है 0.8। तो मोलैरिटी आपका क्या हो गया 294 इंटू 8। ठीक है 8 से देखो कोशिश करो, देखो जैसे ये बड़ा नंबर है ना, ये वाले नंबर से आप कट करने की कोशिश करेंगे। हाँ 94, ताकि आपको मल्टीप्लाई करने पे या इसी को ही कर सकते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, बचा कितना 4 8 5 का, तो क्या आ गया आपका 25 डिवाइडेड बाय आपका 90। किससे होगा 47 से, तो इसका निकाल कर ले जो भी पॉइंट में आएगा वो आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से मोलैरिटी और मोलैलिटी वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया हो। ठीक है पीएच वाला वैल्यू भी, पीएच वैल्यू वाला भी आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है और मास परसेंटेज वाला भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है नॉमेनक्लेचर देखिए मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये वाला भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा टॉपिक देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CH4। CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कार्बन में 4 होते हैं, कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। 4 हाइड्रोजन है तो 4 से करें तो टोटल कितना हो जाएगा 10। क्या दिक्कत है? आपको एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए, कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तब देखेंगे कि 1 ग्राम मीथेन में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस टाइप का 2 ग्राम मीथेन में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, सबका अलग अलग वैल्यू है। अभी सिर्फ मैंने बोला 1 मोल ऑफ मीथेन मतलब सिर्फ CH4 लिखा, इसमें मैंने वैल्यू नहीं बताया कि कितना है। ठीक है आगे इसका एक और आएगा। चलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H2O। H2O में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10। ठीक है तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 10, क्योंकि हाइड्रोजन में कितने होंगे 2, ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है चलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सोडियम क्लोराइड। सोडियम में होता है 11, इसमें होता है 17, कितना हो गया सोडियम क्लोराइड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 28 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब बता दो मुझे CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CO2 कार्बन में कितने 6, ऑक्सीजन में 8 और 2। ठीक है कितना हो गया आपका 22। समझ में आ गया? C6H12O6 इसमें बता दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 36 12 ठीक है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना आगे। एक एलिमेंट का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता रहेगा तो उस पूरे कंपाउंड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन आपको ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रहेगा।
ठीक है। C+O2 क्या बच जाएगा आपका CO2। तो एक मोल ऑफ कार्बन आपका क्या देगा, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब आपका आप 12 ग्राम कार्बन को आप बर्न करते हो तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, 44 ग्राम CO2 का मॉलिक्यूलर मास। देखो कुछ ऐसे चीज है जैसे H2O 18 होता है, CO2 कितना होता है 44 होता है, CH4 कितना होगा 16 होगा। ठीक है, तो इन सब का मॉलिक्यूलर मास एटलीस्ट रटा रटाया होना चाहिए। इसका H2O का, CO2 का, CH4 का, एक आपका ज़्यादा यूज होता है आपका NaOH। NaOH का आ जाएगा 40, NaOH का कितना आ जाएगा 40। साथ ही साथ ग्लूकोज C6H12O6 कितना कैलकुलेट किए थे, C6H6H12O6 72, 12 एंड 96 180। ठीक है, तो ये कुछ मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपको क्या होने चाहिए, एकदम याद रहने चाहिए आपको, टू दी पॉइंट आपको, मतलब कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, H2O का कितना 18, CO2 का 44, CH4 का 16, NaOH का 40, C6H12O6 ग्लूकोज का आपका 180। ऐसा कोई एक और रैंडम आपको आप बोल सकते हैं जिसका जरूरत पड़ेगा आपका, उन सबका यही आ जाएगा आपका, सुक्रोज का, फ्रक्टोज का, है ना, ये सब यही है। दिन ज़्यादातर यही होता है, H2O, CO2, CH4, और एक आपका NaOH का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है और एक आपका ग्लूकोज का होता है। तो इन सब का आपको याद रहे, बाकी सबको तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कैल्शियम सल्फेट बोल दिया, बेरियम सल्फेट बोल दिया, कैल्शियम क्लोराइड बोल दिया, कोई भी आपको सॉल्ट दिया रहेगा तो उसका आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीज़ विदाउट कैलकुलेशन आपको याद होना चाहिए। क्लियर? नेम दी कंपाउंड, नेम दी कंपाउंड। ये जो कंपाउंड बना है उसका क्या नाम है, C5 दिख रहा है, यस सर, पेंटीन। ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है। तो देखो जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन एल्कीन ग्रुप का है, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा। ठीक है, कितने कार्बन है 5, तो पेंट डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा पेंटीन। ठीक है, लेकिन नहीं, पेंटीन नहीं, तो क्या हो जाएगा ये पेंट-2-ईन। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड, अगर हो सकता है यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए, या हो सकता है यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए, तो अगर डबल बॉन्ड यहाँ पर रहता तो क्या होता, पेंट-1-ई, यहाँ पर भी रहता तो पेंट-2-ई, यहाँ पर भी रहता तो पेंट-2-ई, यहाँ पे रहता तो पेंट-1। मतलब आपका पेंटीन, पेंट में क्या बन सकता है, पेंट-1-ईन बन सकता है, पेंट-2-ईन बन सकता है, पेंट-3-ईन पॉसिबल नहीं, पेंट-4-ईन भी पॉसिबल नहीं। ब्यूटीन में क्या पॉसिबल होगा, ब्यूट-1-ईन पॉसिबल है, ब्यूट-2-ईन पॉसिबल है, होगा ना, और ब्यूट-3-ईन नहीं पॉसिबल। वन, टू, 3 और 4 सब तरफ आपका हाइड्रोजन रहेगा।
डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड या तो यहाँ होगा तो क्या हो जाएगा ब्यूट वन ई, यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा तो और यहाँ पर रहेगा तो फिर से इधर से काउंट करेंगे ब्यूट वन ई। ठीक है, तो ब्यूटेन के केस में ब्यूट वन इन बन सकता है, ब्यूट टू इन बन सकता है, 3 और 4 नहीं बन सकता। पेंट के केस में पेंट वन इन बन सकता है, पेंट टू इन बन सकता है, पेंट 3 इन नहीं बन सकता। अच्छा हेक्स में 1 2 3 4 5 और ये 6। अगर यहाँ पर रहा तो 1, यहाँ पर रहा तो 2, यहाँ पर रहा तो 3 और फिर यहाँ पर रहा तो 2, यहाँ पर रहा तो 1 2 3 1 2 3। आपको दोनों साइड से देख लेने नंबर। ठीक है, तो जिसमें आ जाए वो बनेगा। तो 3 दोनों साइड से आ जा रहा है तो पेंट 3 इन पॉसिबल है, पेंट 4 इन पॉसिबल, सॉरी हेक्स 3 इन पॉसिबल है, हेक्स 4 इन पॉसिबल नहीं। समझ में आ गया? चलिए ये क्या लिखा है, क्या लिखा है? मेथेनॉल, मेथेनॉल कहाँ? ऑन तब होता है जब OH लगा हो, OH नहीं है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? कीटोन प्रेजेंट है। बेसिक डिफरेंस बिटवीन कीटोन एंड एल्डिहाइड, क्या चीज? इधर देखो, कीटोन और एल्डिहाइड में दोनों में C होता है, दोनों में C होता है। ठीक है, दोनों में डबल बॉन्ड O होता है, डबल बॉन्ड। क्लियर? अब इधर और इधर क्या जुड़ेगा, इधर और इधर क्या जुड़ेगा, ये। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड में, सॉरी एल्डिहाइड में इधर क्या रहेगा H, एल्डिहाइड में इधर क्या रहेगा H, कीटोन में इधर क्या रहेगा C। ठीक, एल्डिहाइड में इधर क्या रहेगा, या तो C हो सकता है या तो H हो सकता है। ठीक है, और इधर क्या रहेगा C ही रहेगा। तो कीटोन किसको बोलते हैं? कीटोन वो होता है भैया जिसमें कोई कार्बन एटम डबल बॉन्ड के साथ किसी 2 कार्बन से जुड़ा रहे। क्या बोल रहा हूँ? फंक्शनल ग्रुप कीटोन तब प्रेजेंट होता है जब कोई कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो और जिसके साथ डबल बॉन्ड हो वो कार्बन किसी दूसरे 2 कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए, लाइक दिस। समझ में? तो ये 2 कार्बन से कनेक्ट है। अब इस कार्बन का कितना होना चाहिए? 4 दिख रहा है, 1 2 3 4। इस कार्बन का कितना होना चाहिए? 4, तो 1 2 3। इस कार्बन का 1 2 3। अब इसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन दिख रहे हैं? 3। तो प्रोपेन का है, मेथेन एथेन प्रोपेन। लेकिन मैंने बोला कि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट है? कीटोन। क्या ग्रुप क्या प्रेजेंट है? मतलब आपको ऐसा कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है जिसमें वो कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है ना? इसमें ये कार्बन डबल बॉन्ड है और वो कार्बन जो है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, यही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इसका मतलब ये क्या है? कीटोन ग्रुप का है। और क्या है? एल्केन में क्या है? प्रोपेन है। तो प्रोपेन के साथ कीटोन, प्रोपेन के साथ कीटोन। तो जब फंक्शनल ग्रुप कीटोन प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है? कीटोन। तो एल्केन का, एल्केन में से ई हट जाएगा, बच जाएगा क्या? एल्केन। ठीक, और इसका ओन इसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्केनोन।
तो वैसे ही ये कौन सा है, प्रोपेन। तो प्रोपेन में से ई हटेगा और ओन जुड़ेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। समझ में, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेनोन। तो कीटोन में समझ में आया, कीटोन में भी डबल बॉन्ड ओ और एल्डिहाइड में भी डबल बॉन्ड ओ, लेकिन जिसमें डबल बॉन्ड ओ रहेगा वो वाला कार्बन किसमें, कीटोन में दो कार्बन से जुड़ा रहेगा। लेकिन एल्डिहाइड में अगर जुड़ा है तो डबल बॉन्ड ओ वाला जो है वो एक तरफ आपका हाइड्रोजन होना क्या है, जरूरी। और दूसरे साइड या तो हाइड्रोजन भी हो सकता है या कार्बन हो सकता है। तो यहाँ पर देखो मैंने पहला वाला जो क्वेश्चन लिया, ये वाला क्वेश्चन, इसमें कैसे दिख रहा है आपको, एक कार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड क्या है, ओ है, और एक तरफ क्या कनेक्ट है, हाइड्रोजन, और दूसरा तरफ क्या है, या तो हाइड्रोजन हो सकता है या कार्बन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। अब इसमें देखो ये क्या है आपका, कितने कार्बन है, एक कार्बन, तो क्या हो गया आपका मीथेन, क्या हो गया मीथेन। और ये ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड, क्या है एल्डिहाइड। तो मीथेन के साथ एल्डिहाइड, मिथेनल्डिहाइड, तो जिसको हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं। तो ये किसका फार्मूला है, फॉर्मेल्डिहाइड का। तो इसको लिखेंगे कैसे, H, और ये वाले को C डबल बॉन्ड O H को क्या लिखते हैं, CHO लिखते हैं। तो HCHO किसका फार्मूला होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का। ठीक, थैंक यू।